गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 16 टू एंड स्पेशली द कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 टू सी, जहां पर अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो क्या बायर क्रेडिट ले सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेक्शन 16 टू के अंदर 4 कंडीशंस दी गई हैं फॉर अवेलमेंट ऑफ द क्रेडिट, जिसमें पहली कंडीशन है कि बायर ने गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर ली। सेकंड कंडीशन है कि बायर के पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस या एक वैलिड स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट जो रूल 36 के अंदर स्पेसिफाइड है वो हो। द थर्ड कंडीशन जो बहुत कंट्रोवर्शियल है वो कंडीशन है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे हो गया हो जो कि सप्लायर ने कलेक्ट किया है बायर से। अब दोस्तों, इसी तरीके के प्रोविजन पहले वैट रिजीम में कुछ कुछ स्टेट्स में थे, जैसे कि अगर हम दिल्ली का एग्जांपल ले लें, बॉम्बे में भी था, महाराष्ट्र के अंदर, तो दिल्ली के अंदर सिमिलर प्रोविजंस दिल्ली हाई कोर्ट ने एनालाइज किया इन द केस ऑफ कॉन्क्वेस्ट, एंड द कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट अगर ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, कोई मैलाफाइड ट्रांजैक्शन नहीं है और बोनाफाइड ट्रांजैक्शन के अंदर अगर सेलर ने टैक्स पे नहीं किया तो गवर्नमेंट बायर को क्रेडिट डिनाई नहीं कर सकती। एंड ये जजमेंट आगे जाकर के अराइज इंडिया के नाम से सुप्रीम कोर्ट में अफर्म हुआ। अभी रिसेंटली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं भी एक इसी तरीके का लिटिगेशन हैंडल कर रहा हूं, बट वो नोटिस स्टेज पे है अभी। तो दोस्तों, मेरे केस की शुरुआत हुई 2A और 3B के मिसमैच से, और मैंने डिपार्टमेंट को 2A और 3B के मिसमैच पे सेटिस्फैक्शन करवा दिया, बट डिपार्टमेंट ने उसमें फिर एक नया पॉइंट निकाल दिया। डिपार्टमेंट ने बोला आपने जिनसे परचेजेस कर रखी है उसमें से एक डीलर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, और हमारा ये मानना है कि वो डीलर हो सकता है बोगस, हो सकता है, तो उनकी एक प्रिजम्पशन थी। तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपने उसका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल किया, और मैंने उसका रजिस्ट्रेशन और उसका सारा डेटा ऑनलाइन चेक करके सप्लायर का बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो आप ही की जुरिसडिक्शन में फॉल करता है, आप प्लीज उससे जाके इंक्वायर करिए और आप मेरे को मेरा जेन्युइन क्रेडिट अलाउ कर दीजिए। तो नहीं जी, वो तो रिस्ट्रिक्ट हो गया जी, मैं आपको क्रेडिट नहीं दूंगा, आपके सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल है और उसने टैक्स पे नहीं किया। तो दोस्तों, इसी मुद्दे के ऊपर बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। अगर मैं बात करूं दिल्ली हाई कोर्ट की, तो दिल्ली हाई कोर्ट में भारतीय एयरटेल, भारतीय टेलीमीडिया, सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन, सिमिलरली कर्नाटका हाई कोर्ट में एक केस पेंडिंग है। अब मद्रास हाई कोर्ट के सामने जब ये इशू आया, तो मद्रास हाई कोर्ट के जब सामने ये इशू आया तो मद्रास हाई कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स थे उसमें फैक्ट्स ये थे कि डिपार्टमेंट ने एलिगेशन लगाया बायर के ऊपर कि ये बोगस परचेजेस है। तो हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया, सबसे पहले हाईकोर्ट के सामने भी वैट रिजीम के केस लॉज रखे गए, और उस वैट रिजीम के केस लॉ में यही हेल्ड था कि अगर आपने सेलर ने टैक्स पे नहीं किया तो आप बायर को क्रेडिट डिनाई नहीं करेंगे, एंड स्पेशली जहां पर बोनाफाइड ट्रांजैक्शन, जेन्युइन बायर वो जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हो। लेकिन हाई कोर्ट ने बोला, मद्रास हाई कोर्ट ने जब जीएसटी का प्रोविजन एनालाइज किया तो उन्होंने बोला कि वी आर अफ्रेड टू अप्लाई दिस जजमेंट स्ट्रेट अवे इन द जीएसटी रिजीम। सो उन्होंने वो स्ट्रेट अवे जजमेंट्स एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सेकेंडली, जब कोर्ट ने सेक्शन 16 को रीड आउट किया
सो कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है फ्रेंड्स, बिकॉज उस ऑब्जर्वेशन के अंदर कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट किटी में टैक्स जाना जरूरी है। वो टैक्स या तो सेलर देगा या बायर देगा। तो कोर्ट ने यहां तक भी जो रिलीफ है बायर का वो एक्सेप्ट नहीं किया और रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सो गवर्नमेंट ने इस बात को बोला कि गवर्नमेंट किटी में टैक्स जाएगा। कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट किटी में टैक्स जाएगा, चाहे वो सेलर दे या बायर। बट फर्दर फिर भी कोर्ट ने एक रिलीफ दिया पेटिशनर को। वो रिलीफ क्या था? कोर्ट ने बोला कि इस केस में आप एक एलिगेशन लगा रहे हो कि वो डीलर बोगस है, तो आप पहले बायर से जाके इंक्वायरी कीजिए। नॉट सॉरी, बायर से नहीं, आप पहले सप्लायर से जाके इंक्वायरी कीजिए। और कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सप्लायर से कोई भी इंक्वायरी नहीं करी और आपने सीधा बायर को क्रेडिट डिनाई कर दिया, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सेकेंडली कोर्ट ने बोला कि आप पहले सप्लायर के अगेंस्ट इनिशिएट कीजिए इंक्वायरी और रिकवरी प्रोसीडिंग्स। सो अगर हम देखें तो कोर्ट ने 3 इंपॉर्टेंट बातें बोली इस जजमेंट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट, कोर्ट ने बोला कि प्रोपोजिशन लेड डाउन इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ प्रीवियस टैक्स regime may not be straight away applicable to the current tax regime. So वैट की जो जजमेंट्स हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लग सकते। फिर कोर्ट ने बोला कि टैक्स अगर गवर्नमेंट किटी में नहीं करा है तो या तो बायर टैक्स देगा या सप्लायर टैक्स देगा। बट स्टिल द कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट आपने सप्लायर से पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी और आपने जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स है वो सप्लायर के अगेंस्ट इनिशिएट करनी चाहिए। सो दोस्तों मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इस जजमेंट को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोर्ट ने वो जजमेंट्स एक्सेप्ट करने से मना कर दिए वैट रिजीम के अप्लाई करने से स्ट्रेट फॉरवर्ड। और कोर्ट ने ये जरूर माना है कि अगर टैक्स नहीं गया तो बायर या सप्लायर टैक्स पे करने के लिए लायबल है। बट टू सम एक्सटेंट द गवर्नमेंट ने रिलीफ ये दिया कि आप पहले सेलर से एग्जामिनेशन कीजिए और सेलर के अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कीजिए। तो दोस्तों मैं इसको एक कदम आगे की तरफ मानता हूं इस रिलीफ टूवर्ड्स बायर एंड स्पेशली जेन्युइन बायर्स। अभी ये एक स्टेप है दोस्तों। मेरा मानना है जैसे कि मैंने अभी डिस्कस की कि कुछ दिल्ली हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, बैंगलोर में भी रिट पिटीशन पेंडिंग है। सो मुझे उम्मीद है कि कुछ और रिलीफ जेन्युइन बायर्स को इसमें मिलेंगे सेक्शन 16(2)(c) के अंदर, क्योंकि इस जजमेंट से हम अभी एक लिमिटेड बेनिफिट जो है वो कैरी कर पा रहे हैं कि आप पहले सेलर के अगेंस्ट इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए और सेलर के अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कीजिए। सो अब अगर मैं अपने केसेस में दोबारा जाऊं जो मैंने एक प्रैक्टिकली केस हैंडल कर रहा हूं, सो नो मेरे केस में ये जजमेंट अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने भी ये प्ली लिया था डिपार्टमेंट के आगे कि आप सप्लायर के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं और आपकी ही ज्यूरिसडिक्शन में वो रजिस्टर्ड है। तो नाउ दोस्तों मैं अपने केस में ये जजमेंट बहुत आसानी से अप्लाई कर सकता हूं और मैं इसको एक एडिशनल सबमिशन बना के इस जजमेंट को सबमिट भी करने वाला हूं डिपार्टमेंट में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके ऊपर और थोड़ा सा रिलीफ जेन्युइन बायर्स को मिलेगा। सो दोस्तों इसी तरीके से हम और छोटे छोटे पॉइंट्स पे छोटी छोटी वीडियोस के साथ डिस्कशंस करते रहेंगे। मैं इस जाते जाते आपको एक फूड फॉर थॉट देके जा रहा हूं जिसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स पे दें। वो फूड फॉर थॉट ये है कि मद्रास हाईकोर्ट ने बोला आप पहले सप्लायर के अगेंस्ट इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए और सप्लायर के अगेंस्ट पहले रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कीजिए। तो दोस्तों जीएसटी के अंदर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन आईजीएसटी लगता है। अब मेरा सप्लायर महाराष्ट्र में है, उसने मुझे गुड्स सप्लाई करे आईजीएसटी लगा करके और उस
सप्लायर का जो जुरिस्डिक्शन है वो महाराष्ट्र है और मैं दिल्ली में बैठा हूं और मेरे को जो क्रेडिट मिला है वो दिल्ली में मिला है। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि आप पहले सप्लायर के अगेंस्ट इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए, तो मैं किसको बोलूंगा? मैं अपने दिल्ली डिपार्टमेंट को कैसे ये फोर्सफुली इस जजमेंट के थ्रू बोल पाऊंगा कि आप पहले उसके अगेंस्ट इंक्वायरी इनिशिएट करवाइए? सो ऑल्दो फ्रेंड्स, सेंट्रल डिपार्टमेंट में वी कैन टेक अ प्ली कि आप वहां पर इंक्वायरी इनिशिएट कराइए, लेकिन जब स्टेट का डिपार्टमेंट है तो उसमें ये जजमेंट कैसे अप्लाई होगा? ऑल्दो मेरा मानना है कि हम ये प्ली ले सकते हैं कि आप एक बीइंग अ टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ, यू कैन send a inquiry letter to the different tax department of the other states to initiate the query against that assessee before penalizing me. तो इसीलिए मैं आपके लिए भी एक फूड फॉर थॉट छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे तो मानना है कि मैं कुछ एक्सटेंट तक इसको लगा सकता हूँ, हालांकि समस्या फेस कर सकता हूँ मैं डिपार्टमेंट के आगे ये पॉइंट पुट करते समय आईजीएसटी ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन मैं आपका भी व्यू जानना चाहता हूँ इस पॉइंट पे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गिव your views on the interstate transaction, whether this judgment can be easily applied on that or not. So thank you dosto for watching this discussion, and if you have a query on this point, so you can contact me over my email ID which is mentioned on this